वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ रही है और उसकी बड़ी वजह ये करार दी जा रही है कि टेस्टिंग जो है वो क्योंकि बढ़ गई है, लिहाजा केसेस भी बढ़ रहे हैं। अमवात की तादाद जो है 322 हो गई है। आज गुज़िश्ता 24 घंटे में सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं अब तक जब से कोरोना पाकिस्तान में डिटेक्ट हुआ है उसके बाद से। तो हमने सोचा कि वज़ीर-ए-आज़म की आज जो है तकरीबन 27-28 का है वो कुछ फिगर्स अभी पाइल अप होती हैं, उनमें से 10 खैबर पख्तूनख्वा में। जी बिल्कुल। तो हमने सोचा कि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सेहत जो हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, उनसे बात की जाए, उनसे ये पूछा जाए कि ये कोरोना के केसेस जो हुकूमत के ख़दशात भी हैं कि रमज़ान के मिड तक ये केसेस बढ़ेंगे। कुछ एक बात हुकूमत ये भी कर रही है कि केसेस बढ़े ज़रूर हैं कैपेसिटी की वजह से, लेकिन गुज़िश्ता 2 हफ़्ते से जो हमने ट्रेंड देखा है कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है। तो हमने आपसे कुछ देर पहले जो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हैं उनसे बात की और पूछा कि आप जो ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई हमें ट्रैजेक्टरी उस तरह ऊपर जाती नज़र नहीं आती, उसकी बेसिस क्या है? तो सुनिए डॉक्टर साहब ने क्या कहा। जी, मैं इस बेसिस पे ये कह रहा हूँ मुबशर कि अगर हम पिछले 2 हफ्ते की अगर एवरेज निकालें तो वो कोई 47-48 आ रही है। ये आज जो लास्ट 24 आवर्स में आया ये 20 डेथ्स थी। इसी तरह हमारे जो एंड इट मे बी एन आउटलायर, लेकिन इसी तरह हमारे जो लोग वेंटिलेटर पे हैं वो भी स्टेबल इसी तरह चल रहे हैं। तो हमारा ये ख्याल है कि क्योंकि जो देखें डेथ डेटा जो होता है ना वो हार्ड कोर डेटा होता है, इट्स मोस्ट रिलायबल डेटा। केसेस जो हैं वो तो चेंज हो रहे थे ना, इट्स ए फंक्शन ऑफ टेस्टिंग। अगर आप टेस्टिंग ज़्यादा करेंगे तो आपके पास केसेस ज़्यादा आ जाएंगे, अगर टेस्टिंग नहीं करेंगे तो केसेस नहीं होंगे। लेकिन डेथ्स जो हैं उनको आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर वो प्रूवन डेथ्स हैं बिकॉज ऑफ कोरोना तो वो एक बड़ा हार्ड कोर एविडेंस होता है। तो डेथ्स का अगर हम पैटर्न देखें तो हमारा ये ख्याल है कि पिछले 2-2.5 हफ्ते जो हैं उसमें मतलब यही 15, 16, 17 इस रेंज में यही तकरीबन एवरेज है डेथ्स की। तो दिस हैज स्टार्टेड टेलिंग अस अबाउट अ पैटर्न। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 100% है, मैं आई डोंट वांट टू जंप टू द कंक्लूजन्स आल्सो, लेकिन maybe it is heralding a trend. मेरा ख्याल है कि अगले 1 हफ्ता और गुजर जाए तो हम ज़्यादा श्योर होके ज़्यादा यकीन के साथ ये बात कर सकेंगे कि शायद हमारे यहाँ स्टेबिलिटी आ रही है एक ख़ास पैटर्न पे। मतलब उससे आगे चीज़ें बढ़ नहीं रही बल्कि वो एक जैसे आप आम लफ्ज़ों में फ्लैटनिंग कहते हैं, लेकिन इट इज़ लिटिल बिट टू अर्ली टू डिक्लेयर दिस। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि डेथ्स एक बेहतर इंडिकेटर है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अमवात छुपाई नहीं जा सकती। लेकिन इसमें भी एक कंसर्न है कि हमारी जो डेथ की फिगर है कोरोना वायरस डेथ्स की वो कितनी एक्यूरेट है। और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जानते हुए कि 100% या 99% एक्यूरेसी भी शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि पिछले हफ्तों में कराची से फॉर एग्जांपल ये ख़बरें आई थी कि कुछ ऐसी केसेस आ रहे हैं या तो नियर डेथ या तो डेड ऑन अराइवल हस्पतालों में जिसमें शायद कोरोना टाइप सिम्टम्स हैं, लेकिन क्योंकि उनकी पोस्टमार्टम टेस्टिंग नहीं हुई तो वी कैन नॉट बी श्योर। फिर एनेक्डोटल स्टोरियाँ इस तरह की खैबर पख्तूनख्वा से भी आ रही हैं। तो आपकी नज़र में हमारी जो डेथ रेट की फिगर है वो कितनी एक्यूरेट होगी और इससे कितना फ़र्क पड़ेगा हमारी जो ओवरऑल कैलकुलेशन है? हेलो जी, देखें ना, 2 तरीके हैं आपकी बात का जवाब देने का। सवाल आपका बहुत अच्छा है। 2 तरीके हैं इसका जवाब। एक तो ये है कि रिलेटिवली डेथ डेटा इज मोर रिलायबल देन द केस डेटा। एक तो ये जवाब है, ठीक है जी। तो इसमें मार्जिन ऑफ एरर अगर है भी तो केसेस की निस्बत बहुत कम है, एक बात। दूसरा तरीका जवाब देने का ये है कि अगर डेथ 2-2.5 हफ्ते पहले भी अगर अनरिपोर्टेड थी कुछ तो अब भी अनरिपोर्टेड है।
میرا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ایسی چینج نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ یہ ٹرینڈ غلط ہے. آئی ہوپ یو آر گیٹنگ می. تو مطلب یہ کہ اگر کچھ چیزیں مس پہلے ہو رہی تھیں تو اب بھی ہو رہی ہیں. تو مارجن آف ایرر تو ہوتا ہے ہمارے ہاں. جو اسٹیٹسٹکس ہیں ڈیزیز اور ڈیتھ کے ان کا جو سرویلنس سسٹم ہے وہ کوئی بہت اسٹرانگ سسٹم نہیں ہے, لہذا چیزیں مس ہو سکتی ہیں. لیکن گیون آل دیٹ اس میں جو آپ کے پاس جو موسٹ ریلائبل ڈیٹا ہے وہ پھر بھی ڈیتھ کا ہی ڈیٹا ہے. اور اس میں یس مارجن آف ایرر ہے, لیکن وہ مارجن ایرر پہلے بھی تھا اب بھی ہے, تو وہ کانسٹنٹ مارجن آف ایرر ہے اگر ہے تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وی آر سیئنگ اے ٹرینڈ, بٹ اگین آئی وڈ کوشن کہ یہ تھوڑا سا ارلی ہے. میرا خیال ہے کہ ہفتہ 10 دن اور گزرے تو شاید ہم زیادہ بہتر طریقے سے اس پہ کمنٹ کر سکیں. اچھا, ڈاکٹر ظفر مرزا سے یہ بھی پوچھا گیا کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھانے کی مسلسل بات ہو رہی ہے, اس وقت گراؤنڈ پہ ایکچوئل صورتحال ہے کیا؟ اگین اگر آپ اس کا مطلب دو طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں کہ 15 مارچ کو ہم نے 472 ٹیسٹ کیے تھے, آج ہم نے تقریباً 7,000 ٹیسٹ کیے ہیں اور ہم 7,000 سے زیادہ بھی کر چکے ہیں پر ڈے. تو ایک تو ہے بڑی یعنی جلدی ہم نے اپنی کیپیسٹی بڑھائی, لیکن آج بھی اگر ہم چاہیں تو 15,000 پر ڈے سے زیادہ ٹیسٹ کر سکتے کی صلاحیت ہے ہمارے کے اندر. اور یہ میں صرف ٹیسٹ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, لیبارٹریز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو دیگر لوازمات ہوتے ہیں اس میں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے. اگر آپ سپلائی سائڈ دیکھیں تو ہمارے پاس 1.8 ملین ٹیسٹ ہیں جی اس وقت. تو ہمیں ٹیسٹ کی سپلائی کا اس وقت مسئلہ نہیں ہے, ٹیسٹنگ اسٹریٹجی کا مسئلہ ہے کہ ہم ٹیسٹ ایکچولی جتنے ٹیسٹ ہونے چاہیے ہر لیب کے اندر اتنے ٹیسٹ ہو نہیں رہے. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ کٹس نہیں ہیں, بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اسپیسیمنز نہیں آ رہے. اچھا, دو چیزیں اس سلسلے میں ہوئی ہیں بڑی اہم, جو کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ٹیسٹوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی. ایک تو یہ کہ ہم نے پوری ٹیسٹنگ اسٹریٹجی بنائی ہے. ابھی تک ہم ری ایکٹیو ٹیسٹنگ کر رہے تھے کہ جہاں سسپٹیبل ملا اس کو کر لیا. ابھی جو ٹی ٹی کیو کا جو سارا جو اسٹریٹجی ہے, دس از گوئنگ ٹو انیبل اس ٹو انکریز آور ٹیسٹنگ. اچھا, تو ایک تو وہ اسٹریٹجی بنی. دوسرے یہ کہ اس اسٹریٹجی میں بھی اور ٹی ٹی کیو میں بھی ہم بلاک ٹیسٹنگ بھی کریں گے. بلاک ٹیسٹنگ میں ایک ہی ٹیسٹ کے ذریعے آپ ایک کی بجائے 10 تک ٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو کمبائنڈ افیکٹ یعنی ان دونوں کا جو اجتماعی اثر ہے, مجموعی اثر ہے, وہ یہ ہوگا کہ آپ کی ٹیسٹوں کی تعداد کافی بڑھ جائے گی. ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم 30 اپریل تک 20,000 ٹیسٹ تک پہنچ جائیں گے, لیکن وہ ٹی ٹی کیو جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیلے ہوئی, جس کی وجہ سے ٹیسٹوں کی تعداد میں بھی کمی ہوئی. مجھے کافی یقین ہے کہ ہفتے 10 دن میں یہ بھی تعداد جو ہے بہت زیادہ ہو گئی ٹیسٹوں کی پاکستان میں. ہیونگ سیڈ دس آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ ہم نے تجزیہ کیا ہے کہ ٹیسٹ پر ملین پاپولیشن جو ہیں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال, ان کا ہم نے کمپیریزن کیا ہے. پاکستان سب سے زیادہ ٹیسٹ کر رہا ہے جی پر ملین, انڈیا سے بھی زیادہ کر رہا ہے اس وقت. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت سے اور یہ تمام صوبائی ترجمان جو ہیں بارہا یہ بات کر رہے ہیں کہ لوکل ٹرانسمیشن کے کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, اور جو لوکل ٹرانسمیشن ہے اب 80% سے اوپر چلی گئی ہے پاکستان میں. اس میں بہت سی جگہ کہا جا رہا ہے کہ پرائمری سورس جو ہے لوکل ٹرانسمیشن کا وہی ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہا, جس کے خدشات ہیں کہ شاید کیسز مزید بڑھیں گے. یہ ممکن ہے جی, یہ ممکن ہے کہ پرائمری سورس آپ کو نہ ملے, بیکاز ایک اس کی پرسنٹیج کا تعین نہیں ہو سکا ابھی تک, لیکن اے سمپٹومیٹک اسپریڈرز بھی ہوتے ہیں. تو اگر وہ سمپٹمز ہیں ہی نہیں اس میں تو ان کا پتہ ہی نہیں لگے گا, اور ظاہر ہے سمپٹمز نہیں ہوئیں گے تو ٹیسٹ بھی نہیں ہوئیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا. تو لہٰذا
in some cases we may never know. لیکن اس میں اس کا مطلب اس سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہمیں جو ملتے ہیں ان کو ہم نے آئسولیٹ کرنا ہے اور کرتے چلے جانا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اس کو پھر آپ روک لیتے ہیں کہ وہ اسپریڈ کا باعث نہ بنے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 4-5 دنوں میں تمام صوبوں کے ڈاکٹرز نے پریس کانفرنسز کی اور کہا کہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کو مزید سخت کیا جائے. بلوچستان کے ڈاکٹرز نے تو کرفیو تک کا اعلان کیا اور کہا کہ اس کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے. تو لاک ڈاؤن کو اسٹرکٹ کرنے میں کیا چیز آڑے آ رہی ہے؟ دیکھیں جی، لاک ڈاؤن جو ہے نا وہ تو ویسٹرن یورپ میں بھی ممکن نہیں ہے اور امریکہ میں بھی ممکن نہیں ہے. وہ بھی اب گریجولی، آپ کو پتہ ہے، باوجود ہماری تو ڈیتھس کوئی مطلب کوئی ان کا ذکر ہی نہیں نا، ان کے ہاں جتنی ڈیتھس ہوئی ہیں. تو اس کے باوجود they have started loosening their لاک ڈاؤن، کیونکہ لاک ڈاؤن سسٹینیبل نہیں ہوتا. آپ کتنی دیر تک لوگوں کو گھروں میں بند کر سکتے ہیں اور کتنی دیر تک آپ اکانومی کا پہیہ جو ہے اسے جام رکھیں گے. تو گریجولی ہر ملک جو ہے وہ اس سے لوزن کرے گا، ہم بھی کریں گے. ہمیں جو اس وقت ایک بہت بڑا جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر جس ٹرینڈ کی ہم بات کر رہے ہیں اگر وہ سسٹین کرتا ہے تو ہمارے لیے یہ ریلیٹیولی ایزی ہو جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ بہت زیادہ اسپائک آ گئی تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو وہ کرنا پڑے گا اسٹرنجنٹ طریقے سے کرنا. لیکن اسٹرنجنسی ان آور کانٹیکسٹ، ہمارے ہاں جو ہمارا کلچر ہے، جو ہماری معاشرت ہے، جو ہمارے غریب لوگ ہیں، لاک ڈاؤن ان کے لیے مطلب آپ کسی گاؤں میں جائیں. ابھی آج ہم بات کر رہے تھے، ایک دو لوگ چند دیہات سے ہو کے آئے، انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ تو مطلب کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ کرونا وائرس کوئی ہے بھی پاکستان میں. اس وقت لوگ ایز یوزول اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں. تو مطلب یہ ایک ریلیٹیو فنامنا ہے. اگر آپ ڈیفینس میں رہنے والے لوگوں کو یا E11 میں رہنے والے لوگوں کو پوچھیں گے تو ان کے لیے کرونا ایک بہت بڑی چیز ہے. لیکن آپ کسی اسی چند کلومیٹر کے فاصلے پہ کسی اسلم میں چلے جائیں جہاں لوگ 10-10 11-11 لوگ ایک چھوٹے چھوٹے گھر میں رہتے ہیں، ان کے لیے کرونا ایک بالکل ڈفرینٹ فینامنا ہے. تو لہٰذا گورنمنٹ کے طور پہ آپ کو ہر چیز کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. میں وہ کہہ رہا تھا کہ اٹس لائک سٹنگ ان اے پالیسی کاکپٹ. جس طرح وہ کاکپٹ میں بیٹھے ہوئے نا، کئی بٹنز ہوتے ہیں، کسی کو آپ کو لوز کرنا پڑتا ہے، کسی کو آپ کو دبانا پڑتا ہے، کسی کو آپ کو ٹائٹ کرنا پڑتا ہے. تو دس از ہاؤ آور سوسائٹی از. یہ جو TTQ اسٹریٹجی ہے یہ ہمیں کسی حد تک انیبل کرے گی کہ اگر ہم کہیں کلسٹرز کوئی ایسے ملے ہمیں تو ان کو ہم قابو کر لیں، ان کو لاک ڈاؤن کر دیں. ہر چیز کو لاک ڈاؤن آپ زیادہ دیر تک کر ہی نہیں سکتے. جی ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات چیت جاری وقفے کے بعد بھی. ویلکم بیک جی. ہماری بات ہو رہی ہے ڈاکٹر ظفر مرزا سے. ڈاکٹر صاحب، اب جتنے ہر نگے دن کوئی نئی ریسرچ آتی ہے کرونا وائرس کی میوٹیشنز کے بارے میں، اس کی علامات کے بارے میں، اور ہر دن ایسے لگتا ہے کہ ابھی ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، ابھی نیو یارک میگزین میں ایک بہت ہی میرے لیے تو بہت ہی خوفناک آرٹیکل آیا تھا کہ پہلے تو یہی سمجھ رہے تھے کہ پرائمریلی یہ اٹیک کرتی ہے آپ کے پھیپھڑوں کو، لیکن پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گردوں کو بھی ڈیمیج ہو رہا ہے، جگر کو بھی ڈیمیج ہو رہا ہے، بلکہ دل اور دماغ کو بھی ڈیمیج ہو رہا ہے. اور میں آپ نے بھی آرٹیکل میں خلط پڑھا ہے کہ جو بلڈ کلاٹس فارم ہو رہے ہیں پھیپھڑوں میں، وہ دل تک بھی جا رہے ہیں اور وہ دماغ تک بھی جا رہے ہیں. انفیکٹ ایک ڈاکٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ دماغ کا بلڈ کلاٹ ایکسٹریکٹ کرا تھا، اس کے سامنے 4 اور کلاٹ بن رہے تھے. اس کے ساتھ ایک اور بھی اب آج خبر آئی ہے کہ پہلے تو ہم یہ سوچتے تھے نا کہ
कम उम्र के बच्चों को ये इतनी नहीं अफेक्ट करती, लेकिन यूके में क्या हुआ है कि एक बहुत ही रेयर डिजीज़ है कावासाकी सिंड्रोम, उसके अलामात कोरोना वायरस के केस के पेशेंट्स में आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब सवाल आपसे ये है, अपोलोजाइज फॉर द लॉन्ग इंट्रोडक्शन, कि जो पाकिस्तान में जो हम अमवात देख रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, नंबर 1 कॉज क्या है, किस किस्म का ऑर्गन फेलियर है? लीडिंग कॉज जो है जी वो हमें यही सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, लेकिन याद रहे कि हमारे 80% से ज़्यादा जो डेथ्स हुई हैं ज़रार साहब अब तक, उनके साथ कोमॉर्बिडिटी भी थी, यानी उनको कोई और बीमारी भी थी। अब जब मल्टीपल इलनेसेस होती हैं, आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होती है ऑलरेडी, उसके ऊपर अगर आपको कोरोना आए तो चीज़ों को यानी डिसएग्रीगेट करना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है और उसके ऊपर आपको एक कोरोना वायरस की इन्फेक्शन भी हो गई 80% लोगों में, तो बहुत मुश्किल है कोई कंक्लूसिवली चीज़ कहना कि जी क्या पैटर्न है। लेकिन ऑब्वियसली नमूनिया आप यूँ आसान लफ्ज़ों में समझ लें कि लाइक्स वो हैं, क्योंकि इसी वजह से फिर उनको जब वो फेलियर होना शुरू होता है रेस्पिरेटरी, तो फिर उनको वेंटिलेटर्स पे डालना पड़ता है। तो यही पैटर्न है जी। लेकिन आई एग्री विद यू, जैसे जैसे वक्त आगे, ये देखें, मैं इसको हमेशा ऐसे कहता हूँ, ये एक नया वायरस है और उस नए वायरस का पहला आउटब्रेक है, तो हमें बहुत सारे अननोन्स हैं इसके बारे में भी। और अभी तो मैं कल परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था आपकी तरह, तो उसमें तो इवन ओरिजिन के बारे में डाउट्स क्रिएट हुए थे कि ये चाइना से हुआ भी है कि नहीं हुआ, कहीं और से हुआ है, क्योंकि सीरोलॉजिकल टेस्ट आर टेलिंग के डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हमारा नॉलेज बेस के बारे में बढ़ेगा और फिर शायद खुदा ना खास्ता सेकंड टाइम अराउंड वी विल बी बेटर ऑफ डीलिंग विद इट। सेकंड टाइम अराउंड। अच्छा, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने एक बात, हम जो स्ट्रेटजी हमारी वो है TTQ, ट्रेस्ड टेस्ट क्वारंटाइन। मुझे कोई ये समझा दे कि ये बग़ैर लॉकडाउन के और बग़ैर SOPs को फॉलो किए बग़ैर ये स्ट्रेटजी कैसे कामयाब हो सकती है? मतलब ये तो फिर सायों को चेस करने वाली बात है ना, कि 10 लोगों को ट्रेस किया, उनको टेस्ट किया, क्वारंटाइन किया, SOP फॉलो नहीं हो रहे तो मज़ीद 10 आ गए, फिर उसके बाद मज़ीद 10 आ गए, तो आप क्या पूरी ज़िंदगी यही करते रहेंगे? और ये मॉडल अगर कामयाबी से हुआ है तो जर्मनी में हुआ है। जर्मनी में कैसे हुआ कि वो जो डॉक्टर साहब के नज़दीक सस्टेनेबल चीज़ नहीं है, जर्मनी ने पहले उसे किया, उसके बाद TTQ की स्ट्रेटजी इख्तियार की है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं जी कि लॉकडाउन जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में भी मुमकिन नहीं है क्योंकि लॉकडाउन सस्टेनेबल नहीं है। ये गलत बयानी है मेरे हिसाब से। आप एडमिट ये करें कि आप अगर ये कहें कि हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है उस तरह के लॉकडाउन की, तो मैं मान लूँगा, लेकिन आप जस्टिफाई ना करें ये कह के कि ये सस्टेनेबल नहीं है। ये सस्टेनेबल है। इटली में 2 महीने से है, स्पेन में 2 महीने से है, यूके में 1.25 महीने से है, और बाकी यूरोप का मॉडल है, चाइना का मॉडल है, साउथ कोरिया का मॉडल है, जो 0 रिजल्ट आया है अभी न्यूजीलैंड का आया है। तो ये बाकी दुनिया जो कर रही है, या तो वो पागल हैं फिर। अच्छा, तो ये मत कहें कि सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल है, लेकिन आप ये कहिए कि हम में कैपेसिटी नहीं है कि हम कर सकें। ये अच्छा, अब ये बड़ी अपनी इंटरेस्टिंग बात की है, ठीक है। और क्योंकि जो अगले जो सेगमेंट में हमारे जो गेस्ट हैं वो है गेट्स फार्मास्यूटिकल के, ठीक है, और उन्होंने भी अपना एक सिस्टम बनाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की लिमिटेशंस को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर क्या सबसे मुफीद और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी हो सकती है। तो एक ब्रेक लेते हैं और फिर हम भी जानते हैं और आपको भी बताते हैं कि ये स्ट्रेटजी है क्या और ये कैसे इम्प्लीमेंट हो सकती है। जिससे कि
वेलकम बैक जी। हम हमेशा बार बार ये बात की जाती है कि पाकिस्तान को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोई एक अपना मॉडल बनाना पड़ेगा, कि जो यूरोपीय ममालिक में या जो यूएस में जो मॉडल इस्तेमाल किया जा रहा है वो यहाँ पर आप मुकम्मल तौर पर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि फिर कौन सा मॉडल है जो पाकिस्तान में वाकई ही कामयाब हो सकता है या 90% 80% कामयाब हो सकता है। पाकिस्तान का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो भी इन सॉल्यूशंस पर काम कर रहा है जब इसे ही वबा फैलने लगी है। और आज हम बात करेंगे गेट्स फार्मा की हेड ऑफ रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ से डॉक्टर वजीहा जावेद। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वेलकम टू द शो। अब जब ये कोरोना वायरस पाकिस्तान में फैलने लगा तो आई बिलीव गेट्स फार्मास्यूटिकल ने एक इनिशिएटिव लिया कि अपनी पूरी जो उनकी जो फैसिलिटी है उसको रीपर्पस करके एक टेस्टिंग फैसिलिटी में तब्दील किया, जहां पर सबसे पहले आपने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि आपके जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, और मेरा ख्याल है कि तकरीबन 1700 एम्प्लॉइज़ हैं उस फैसिलिटी में, उनकी टेस्टिंग की जाए। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस हद तक हुई है, क्या रिजल्ट्स आए हैं, और ये जो रिजल्ट्स आए हैं ये क्या पाकिस्तान पर हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? ओके जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया गेट्स फार्मा को अपने शो में बुलाने का। वी एक्चुअली वांटेड टू टॉक अबाउट आवर रिजल्ट्स। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी और ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले हमने ये टेस्ट शुरू क्यों किए जी। सो बेसिकली गेट्स फार्मा जो है ये ओनली WHO अप्रूव्ड फैसिलिटी है पाकिस्तान के अंदर, एंड हम चाह ये रहे थे बिकॉज वी आर WHO अप्रूव्ड, वी कम विद अ सर्टेन सेट ऑफ standards that we need to follow. So उनको मद्देनजर रखते हुए हमारी जो मेन विजन है, that's basically that we care for our employees. We thought कि हम profitability versus caring for our employees को balance करें, and we let go of almost 3% of our net profits for our net income for the year. और हमने 7 दिन के लिए अपनी फैक्ट्री को बंद किया और हमने 1500 के करीब अपने एम्प्लॉयज़ को टेस्ट किया। ये स्पैन तकरीबन किया है 7 दिन के ऊपर इस पूरी स्क्रीनिंग ने, एंड आफ्टर द स्क्रीनिंग वी फाउंड आउट दैट तकरीबन 111 हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पॉजिटिव आए थे ऑन द किट्स दैट वी वर यूजिंग। हम जो किट्स इस्तेमाल कर रहे थे वो एंटीबॉडी की किट्स हैं, वो PCR की किट्स नहीं है। और हमने जिस ग्रुप को लिया वो तकरीबन 18 से 65 ईयर ओल्ड थे। सो जो 18 से नीचे के हैं और जो 65 से ऊपर की पॉपुलेशन है उस पर ये रिजल्ट्स एप्लीकेबल नहीं है। I also want to bring the fact out कि अभी जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी asymptomatic carriers की, so most probably ये 7% are asymptomatic carriers because इनमें कोई भी symptom नहीं था मौजूद। So building on to your next part कि इसको किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, तो जी इस पे 2 different models हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मॉडल्स देखें साउथ कोरिया के, चाइना के, वियतनाम के, तो इट वाज नॉट जस्ट द गवर्नमेंट दैट वाज टेस्टिंग, इट वाज आल्सो द कॉर्पोरेट सेक्टर, इट वाज आल्सो ट्रेड यूनियंस, बिकॉज उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस टाइम पे एक मिनी स्टेट का किरदार अदा करें और अपने एम्प्लॉयज़ को टेस्ट करें। अगर मैं सिर्फ कराची में ही देख लूँ तो देयर आर मोर देन 1 मिलियन ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जिन पे अगर हर कॉर्पोरेट सेक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करते हुए ऐसे टेस्ट करे तो वील बी एबल टू टेस्ट दीज पीपल आउट। और ये वो लोग होंगे जो आम हेल्दी होंगे, इनको सिम्टम्स नहीं है, सो वी कैन ऑलमोस्ट गो टू अ मास स्क्रीनिंग। मास स्क्रीनिंग क्या होती है, दैट सिर्फ उन इंडिविजुअल्स को ना लिया जाए जिनके अंदर सिम्टम्स हैं, बल्कि उन इंडिविजुअल्स को भी लिया जाए जो आम डेली लाइफ में काम कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस हमने अपनी पूरी फैक्ट्री के 100% को स्क्रीन किया। नाउ कमिंग ऑन टू कि पाकिस्तान के ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, चूँकि ये सैम्पल बहुत स्पेशलाइज था और एक स्ट्रैटिफाइड पॉपुलेशन थी जो कि 18 से 65 ईयर ओल्ड थी। बेशक ये 1500 का सैम्पल था, इट्स द लार्जेस्ट डेटाबेस अवेलेबल विद इन पाकिस्तान फ्रॉम अ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, बट इसको अगर हम अप्लाई करें और उसमें, एंड इट वाज अ हाईली अर्बन पॉपुलेशन, बहुत डेंस अर्बन पॉपुलेशन थी, तो अगर इसके रिजल्ट्स को हम अप्लाई करें ओनली ऑन एन अर्बन पॉपुलेशन ओनली बिटवीन 18 to 65 ईयर ओल्ड and only those who are healthy, तो तकरीबन I would say कि 1.6 मिलियन पाकिस्तानीज इस वक्त एक्सपोज हो चुके होंगे। Now there's a difference between exposure and being infected. एक्सपोज वो होते हैं जो एक्सपोज हो जाते हैं but their body overcomes it. The body is healthy enough कि वो उसकी जंग लड़ लेते हैं against the virus and the body overcomes it. So तकरीबन 1.6 मिलियन के करीब एक्सपोज होंगे
टेस्टेड और कितने उसमें से पॉजिटिव आ रहे हैं और कितने हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं और दोज हु नीड हॉस्पिटलाइजेशन, वो इसी तरह होता है कि अगर 100 कोविड के पेशेंट्स हैं तो उसमें से तकरीबन 90 ऐसे होंगे who will be healthy and who will never find out unless you test them. But वो ज़रूरी क्यों है उन्हें पकड़ना? Because they are right now spreading the infection. There was focal, आपके समझ लें, spots have spreading that infection. So अब अगर मैं next part पे आ जाऊँ, I want to talk about कि हमने कौन सी kits को इस्तेमाल किया. जी. So पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मेन इस्तेमाल हो रही है PCR की kits, which are basically कि वो एंटीजन या वायरस को डायरेक्ट कैच करते हैं ब्लड के अंदर और वही आपको बताते हैं कि आप इस वक्त इन्फेक्टेड हैं कि नहीं. वो आपको ये नहीं बताते कि आप इन द पास्ट इन्फेक्टेड थे कि नहीं, या दे ओनली जस्ट टेल कि राइट नाउ आर यू इन्फेक्टेड और नॉट. ऑन द अदर हैंड एंड एंटीबॉडी किट्स तकरीबन एज वी ऑल नो they're like 8,000 के करीब per person and they're very, very expensive kits. These are what we used by developed countries. Developing countries को मैं अगर on the other hand लूँ, या मैं एग्जाम्पल आपको 2 से 3 countries के इस वक्त देना चाहती हूँ, साउथ कोरिया, चाइना, वियतनाम, एंड डेवलप्ड के अंदर एक एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया की. ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने मैस लेवल टेस्टिंग की, जिन्होंने उस पॉपुलेशन को भी टेस्ट किया जो एसिम्प्टोमेटिक है, इन्होंने मैसिव टेस्टिंग की और इन्होंने एंटीबॉडी किट्स इस्तेमाल की. एंटीबॉडी किट्स तकरीबन 1/4 द प्राइस होती हैं PCR की किट्स की. तो आप समझें कि जितनी आपको महंगा 4 किट्स में PCR पड़ेगा, यू कैन हैव 4 किट्स ऑफ एंटीबॉडी एज अपोज टू PCR की किट्स. ना अब अगला सवाल ऑब्वियसली आपका ये होगा कि एक्यूरेसी वे किसकी बेहतर है, किसकी नहीं बेहतर. आई एम सॉरी, मैं आई टॉक अ लॉट एंड आई नहीं बिल्कुल सही है, हम भी बहुत बोलते हैं. दिस इज व्हाट द जनरल पॉपुलेशन आस्क कि एक्यूरेसी क्या होगी. सो अगर हम इसकी पब्लिश्ड लिटरेचर में भी है एंड अ लॉट ऑफ कंट्रीज आर यूजिंग इट वेरी सक्सेसफुली, तकरीबन इसको अगर फर्स्ट गो में हम देखें तो ये 70% इंडिविजुअल्स को कैच कर लेती है और अगर इसको रीटेस्ट करें विद इन 7 days तो ये तकरीबन 99% पॉपुलेशन हमारी को कैच कर लेती है, दोज हु आर पॉजिटिव. ऑन द अदर हैंड PCR इज इवन दो अ वेरी गुड टेस्ट, लेकिन उसकी भी एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि उसको कहाँ से लिया गया है उस स्वैब को. अगर उसको माउथ से या थ्रोट से लिया जाता है तो वो तकरीबन 32% उसकी एक्यूरेसी होती है सिर्फ, और अगर नेजल लिया जाए तो वो तकरीबन 64 तक होती है. सो दैट ऑल्सो इज जस्ट कैचिंग एट मैक्स एट बेस्ट 64% ऑफ people who are COVID positive. So Getz ने ये एक मॉडल इस्तेमाल किया. We imported kits from China. These were antibody kits. They were much more cost effective. हमने अपनी सारे 100% एम्प्लॉइज पे करके देखा है 1500. अब हम मूव कर रहे हैं एम्प्लॉइज की फैमिलीज के ऊपर. अच्छा डॉक्टर साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हमें एक छोटे से वक्फा लेना है, वक्फे के बाद हो जाएगा. वेलकम बैक. हम बात करें गेट्स फार्मा की हेड ऑफ रिसर्च और पब्लिक हेल्थ डॉक्टर वजिया जावेद से, जो किट्स के बारे में बता रही थी जो गेट्स फार्मा ने बनाई हैं एंटीबॉडी किट्स. तो डॉक्टर साहिबा, अगर एंटीबॉडी किट्स इतनी इफ़ेक्टिव हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हैं, तो क्या वजह है कि हुकूमती सतह पर PCR किट्स यूज़ हो रही हैं? It's actually a very good question और इसमें multiple I think parameters involved हैं. First of all I want to correct कि Getz Pharma ने kits नहीं बनाई, हमने ये import की हैं from China and I just want to clarify that. दूसरा ये कि like I explained कि PCR जो है वो एक diagnostic kit है and जो antibody kits है ये screening kits होती है. डायग्नोस्टिक किट वो होती है जो वायरल का लोड आपको बताती है कि इस वक्त जिस्म के अंदर वायरस की तादाद कितनी है. वो एक प्रॉपर डायग्नोस्टिक चीज़ होती है. एंटीबॉडी किट आपको ये बताएगी कि कितने लोग हैं जो इन द पास्ट या राइट नाउ एक्सपोज हो चुके हैं या करंटली इन्फेक्टेड हैं या दे हैव ओवरकम द इन्फेक्शन. तो वो आपको टोटल प्रेवलेंस बताती है. वो स्क्रीनिंग किट है, क्वालिटेटिव है, वो आपको तादाद नहीं बताती कि इस वक्त कितनी मौजूद है. सो दैट्स वन डिफरेंस. सेकेंडली ये है कि देखें लेकर आएंगे उसको टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कैसे है. फॉर इंस्टेंस मैं आपको इस वक्त एज एन एग्जांपल बता रही हूँ कि 2 स्टडीज़ हुई हैं. एक न्यूयॉर्क में हुई है, एक लॉस एंजलिस में हुई है. उन्होंने भी एक PCR के निकाले कि उससे इतना निकल रहा है केसेस का नंबर जैसा डैशबोर्ड्स पे सारी कंट्रीज़ का रिफ्लेक्ट होता है. फिर उन्होंने एंटीबॉडी किट से निकाला और जो लॉस एंजलिस है उसमें तो हमें ये मालूम पता चला कि इट्स ऑलमोस्ट 85 times more
फ्रॉम द एंटीबॉडी किट जितना के केसेस बता रहे हैं PCR से. उसकी रीज़न ये है कि वो उनको भी बता देता है who have been exposed in the past and who have overcome the infection. इसी तरह न्यूयॉर्क में अगर मैं आपको प्रेफरेंस बताऊं, 2 दिन पहले ये पेपर आया है, तो उसकी प्रेवलेंस तकरीबन 12.4 निकली है. तो हमारी जो गेट्स की स्टडी में भी आया है, और अगर हम उसको पाकिस्तान में अप्लाई भी करते हैं, ये परसेंटेज 7%, गिवन द लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी कि ये सिर्फ अर्बन है और अडल्ट्स के अंदर है, आप 50% ऑफ पॉपुलेशन पे तो अप्लाई नहीं कर सकते जो कि अंडर 18 ईयर्स के हैं. बावजूद उसके अगर ये प्रेवलेंस हम अप्लाई भी करें तो दिस विल गिव यू एन एस्टिमेशन ऑफ द टोटल कि ये डिजीज़ कहाँ तक कितने लोग एक्सपोज हो चुके हैं. एंड रही बात के एक्यूरेसी वाइज, आई थिंक बोथ किट्स आर गुड, बट इफ़ यू लुक इनटू द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एंटीबॉडी किट्स बहुत आसान होती हैं इस्तेमाल करने के लिए. उनके लिए किसी लैब की ज़रूरत नहीं होती, वो पॉइंट ऑफ केयर होती है. जैसे आप एक ग्लूकोमीटर पे समझ लें, जी बिल्कुल, आपने एक छोटा सा प्रिक लगाया एंड ऑल यू नीड इज़ अ ड्रॉप ऑफ ब्लड. सो हमने भी जब अपनी फैसिलिटी में किया तो हमने 54 सीनियर लेवल लोगों को ट्रेन किया कि वो आगे टेस्ट कंडक्ट करें. वो डॉक्टर्स नहीं थे, वो आम हमारे सीनियर लेवल डायरेक्टर्स थे जिनको हमने ट्रेन किया. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इफ पाकिस्तान वांट्स टू मूव ऑन टू अ मास लेवल, you do not need laboratories to do it, you do not need doctors and paramedics to do it. You can do a mass screening at a population level. First of all तो हम invite करना चाहते हैं industries को, corporate sectors को, कि वो आएँ और अपनी responsibility लें and act like a mini state like other countries have done. साउथ कोरिया में almost 50% टेस्टिंग आपका प्राइवेट सेक्टर, NGO सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर कर रहा था. सो आई थिंक यही तो वक्त है खड़ा होने का और इस पे बात करने का. जी जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा. सवालात तो काफ़ी और भी पड़े हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त हमेशा हमारा दुश्मन ही रहता है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, और आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए. खुदा. अस्सलाम वालेकुम. अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें. और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे. सही बात.